हस्तक्षेप सामान्य बोलचाल के समय हम इस शब्द को यूज करते हैं, लेकिन हमें इंटरनेशनल लॉ के जो अंतर्गत हमें देखना है कि हस्तक्षेप क्या होता है। सबसे पहले हस्तक्षेप को लेके जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो ये आ सकता है कि हस्तक्षेप से आप क्या समझते हैं। हस्तक्षेप को परिभाषित करते हुए इसके प्रकारों का उल्लेख कीजिए, या हस्तक्षेप के लिए जो चार्टर है संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उसको समझाइए। यानी हस्तक्षेप को लेकर जो चार्टर जारी किया गया यूएनओ का, उसके जो वैध आवश्यक तत्व है वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। हस्तक्षेप के विभिन्न आधार कौन से हैं, यानी हस्तक्षेप किया जाएगा कहीं भी तो उसके जो आधार हैं, किन आधारों पर किया जाता है, वो आधार आपसे पूछे जा सकते हैं। हस्तक्षेप के विभिन्न आधार कौन कौन से हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत इसकी वैधता की विवेचना कीजिए, यानी ये जो हस्तक्षेप है क्या यूएनओ के चार्टर ने इसको कोई वैधता प्रदान की है, तो उस वैधता को लेकर भी आपसे पूछा जा सकता है। अपन ने हस्तक्षेप के बारे में वो तमाम बातें अपन देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हस्तक्षेप सामान्यतः हम इस शब्द का अगर रूटीन में देखें तो हस्तक्षेप का मतलब होता है कोई दखल करना, किसी के कार्य में दखल करना, दखल अंदाजी करना। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं जानबूझ के उसमें हस्तक्षेप करता हूँ, मैं उसमें दखल देता हूँ, मैं उसमें विघ्न पैदा करता हूँ, मैं उसमें अपनी इच्छा के अनुसार उसमें कुछ करना चाहता हूँ, तो इसको बोलते हैं दखल करना, दखल अंदाजी करना। तो दखल देना ही क्या है, हस्तक्षेप है। दखल देना ही क्या है, हस्तक्षेप है। प्रत्येक राज्य की बात अगर करें, हम इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो हर राज्य राज्य का मतलब वही है, कंट्री से है। राज्य का मतलब देश से है, यहाँ राज्य शब्द उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। राज्य का मतलब ये कि हर राज्य ये चाहता है कि वह अपनी इच्छा के अनुसार काम करे। हर राज्य ये चाहता है कि कोई उस पर दखल अंदाजी नहीं करे, किसी दूसरे के मामलों में कोई राज्य हस्तक्षेप नहीं करे, ये हर राज्य चाहता है। और हर राज्य का ये कर्तव्य भी है कि वो भी किसी दूसरे के मामलों में किसी प्रकार से इंटरफेयर नहीं करे, वो भी किसी दूसरे के कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे। ये हर राज्य का कर्तव्य है, लेकिन इसके बावजूद भी ये हस्तक्षेप किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये अपन यहाँ देखने वाले हैं। हर राज्य क्या है, आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र होता है, कोई उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करे। ये इंटरनेशनल लॉ चाहता है, अंतरराष्ट्रीय विधि ये चाहती है कि हर राज्य अपने आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में स्वतंत्र होता है। पहले अपने राज्य जब पढ़ा था उसमें ये कहा था कि सोवरेन स्टेट यानी संपूर्ण प्रभुता संपन्न राज्य होना चाहिए। तो प्रभुता संपन्न राज्य सारे ही प्रभुता संपन्न राज्य हैं, ये अपनी इच्छा अनुसार अपना काम करना चाहते हैं, किसी प्रकार का दखल नहीं चाहते। ये नहीं चाहते कि कोई दूसरा राष्ट्र उस पर अनावश्यक हस्तक्षेप करे। और दूसरे राज्यों का भी ये कर्तव्य बनता है कि वो भी इनके किसी प्रकार के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करे, ना तो वो आंतरिक रूप से करे और ना ही वो किसी बाह्य रूप से हस्तक्षेप करे, ना तो प्रत्यक्ष करे और ना ही परोक्ष रूप से करे, या डायरेक्ट और इनडायरेक्टली किसी प्रकार से किसी दूसरे राज्य के मामलों में इंटरफेयर नहीं करे, हस्तक्षेप नहीं करे। अंतरराष्ट्रीय विधि भी ये कहती है कि जब एक राज्य द्वारा किसी दूसरे राज्य के मामलों में हस्तक्षेप किया जाता है, जब एक राज्य के द्वारा किसी दूसरे राज्य के मामलों में हस्तक्षेप किया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत इसे क्या कहा जाता है, इसे हस्तक्षेप या मध्यक्षेप कहा जाता है। इसे हस्तक्षेप या मध्यक्षेप कहा जाता है। इंटरनेशनल लॉ यही कहती है कि अगर एक राज्य दूसरे राज्यों के कार्यों में बिना मतलब के उसमें इंटरफेयर करता है तो उसको अंतरराष्ट्रीय विधि क्या नाम देती है, हस्तक्षेप कहती है या मध्यक्षेप कहती है। मध्यक्षेप यानी उसमें बीच में आना, उसमें बीच में जाके कोई आक्षेप लगाना, बीच में जाके किसी प्रकार से दखल करना, इसको हस्तक्षेप या मध्यक्षेप नाम दिया गया है। ये सामान्य भाषा में है, ये विषय है, ये अंतरराष्ट्रीय विधि का विषय बन जाता है। अगर कोई राज्य ऐसा करता है तो अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत हस्तक्षेप माना जाता है। अब हम देखेंगे हस्तक्षेप की परिभाषा, डेफिनेशन क्या है इसकी, इंटरवेंशन की। सामान्य बोलचाल में अगर बात करें
परिभाषा की बात करें, सामान्य बोलचाल में हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है? हस्तक्षेप का मतलब है किसी एक या एकाधिक राज्यों के द्वारा, किसी एक या एकाधिक राज्यों के द्वारा, किसी एक या एकाधिक राज्यों के द्वारा किसी दूसरे राज्य के, किसी दूसरे राज्य के आंतरिक या बाह्य मामलों में, आंतरिक या बाह्य मामलों में दखल देना। कैसे? प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दखल देना क्या कहलाता है? हस्तक्षेप कहलाता है। क्या कहलाता है? हस्तक्षेप कहलाता है। ये सामान्य बोलचाल की भाषा की बात हम कर रहे हैं कि किसी एक या एक से अधिक राज्य, मान लो इधर महाशक्तियां हैं, अमेरिका है, रूस है, ठीक है, चीन है, ये एक से अधिक हो गए। या तो एक अकेला अमेरिका किसी अन्य राज्य के मामलों में, चाहे वो आंतरिक हो चाहे वो बाह्य हो, चाहे ये अमेरिका डायरेक्ट करे या इनडायरेक्ट करे, उस अगर किसी अन्य राज्य के मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है तो उसको अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत क्या माना गया? हस्तक्षेप माना गया। चाहे एक से अधिक राज्य, यानी ये 3-4 राज्य मिलकर के किसी दूसरे राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करता है तो ये क्या कहलाता है? दखल करता है, तो ये हस्तक्षेप कहलाता है। ऐसा ये डायरेक्ट करे चाहे इनडायरेक्ट करे, यानी प्रत्यक्ष आमने सामने दखल करे या किसी और माध्यम से उसमें इंटरफेयर करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? दखल कहते हैं, इसको हस्तक्षेप कहते हैं। ओपेनहाइम इसकी परिभाषा देते हुए कहता है, ओपेनहाइम आप नाम इसको रट लेना, ये सबकी परिभाषाएं इंटरनेशनल लॉ में इसने दी है। तो ओपेनहाइम क्या कहता है? ये कहता है कि किसी राज्य के द्वारा, किसी राज्य के द्वारा, किसी राज्य के द्वारा अन्य राज्य, कोई ना कोई राज्य किसी ना किसी राज्य में करेगा ना इंटरफेयर, तो किसी राज्य के द्वारा किसी अन्य राज्य, किसी राज्य के द्वारा किसी अन्य राज्य के मामलों में हस्तक्षेप, इस उद्देश्य से, इस उद्देश्य को कि वो कैसे करता है? अधिनायकवादी, अधिनायकवादी सोच के साथ। कैसे? अधिनायकवादी दखल या मध्यक्षेप किया जाना, या मध्यक्षेप किया जाना। अधिनायकवादी का मतलब है कि हम चाहते हैं कि हम जो कहें वो वैसा ही करें, हम जो कहें वो वैसा ही करें। तानाशाही जो होती है ना सोच, वो है। इसका मतलब है कि दूसरा राज्य ये चाहता है कि मैं जिस राज्य में हस्तक्षेप कर रहा हूं, जैसा मैं कहूं, जैसा मैं करूं वैसा ही वहां हो, यानी उस दूसरे राज्य की नीतियों में परिवर्तन करना, उसकी स्थिति में परिवर्तन करना, उसकी दशा में परिवर्तन करना, इस अधिनायकवादी राज्य की सोच होती है। वो चाहता है कि मैं जैसा चाहूं, मान लो अमेरिका चाहता है किसी दूसरे राज्य में हस्तक्षेप करता है और ये चाहता है कि मैं यहाँ जो मैं कहूं वैसा हो, जो मैं चाहूं वैसा हो। तो ऐसा अगर करेगा अमेरिका, तो अमेरिका क्या कर रहा है? हस्तक्षेप कर रहा है उस राज्य में। तो हस्तक्षेप के लिए ओपेनहाइम कहता है कि किसी राज्य के द्वारा अन्य राज्य के मामलों में उस उद्देश्य से अधिनायकवादी दखल या मध्यक्षेप किया जाना हस्तक्षेप है, जिससे या तो क्या किया जाए? उस राज्य की वस्तुओं की जो दशाएं हैं, उस राज्य की वस्तुओं की विद्यमान दशाओं को बनाए रखा जाए या उनमें परिवर्तन या बदलाव लाया जाए। अगर इस सोच के साथ कोई दखल किया जाता है तो उसको हस्तक्षेप कहा जाता है। किसके अनुसार? ओपेनहाइम के अनुसार। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये जो परिभाषा ओपेनहाइम ने दी है, इस परिभाषा से दो तत्व सामने आते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, अधिनायकवादी सोच कहा है, अधिनायकवादी सोच की बात की है तो एक तो बलपूर्वक ऐसा जो कार्य किया जाएगा, ऐसा जो इंटरफेयर किया जाएगा, वो कैसा किया जाएगा? बलपूर्वक किया जाएगा। कैसा? बलपूर्वक या अधिनायकवादी होता है। ऐसा सोच, ऐसा क्या होता है? बलपूर्वक या अधिनायकवादी होता है, यानी फोर्स के साथ ऐसा इंटरफेयर किया जाता है। तथा दूसरा, एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य की सहमति के बिना किया जाता है, सम्मति के बिना किया जाता है। ये जो ओपेनहाइम की परिभाषा है, इससे दो बातें निकल के आती हैं। एक बात तो
एक बात तो ये आती है कि ये जो अधिनायकवादी है इसका मतलब बलात् या जबरदस्ती या बलपूर्वक किसी राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करना, और दूसरा ऐसा राज्य के मामलों में जो हस्तक्षेप किया जाता है उस राज्य की सहमति के बिना किया जाता है, उस राज्य की कंसेंट के बिना किया जाता है, यानी बलपूर्वक किया जाएगा और उस राज्य की सम्मति के बिना किया जाएगा। अगर ऐसा किया जाता है तो क्या किया जाता है, हस्तक्षेप किया जाता है। ये अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत इसे हस्तक्षेप के नाम से जाना जाता है। ये वही सारी, ये अब माइक है ना ऑन है ना किसी का तो वो ऑफ कर दे। दूसरी डेफिनेशन, ओपेनहाइम ने इसके 3 आवश्यक तत्व भी बताए हैं। ओपेनहाइम ने इसके 3 आवश्यक तत्व भी बताए हैं। कौन कौन से तत्व बताए हैं? नंबर पहला तो आ गया बलात् या अधिनायकवादी होना चाहिए। दूसरा, अन्य राज्य के आंतरिक या बाह्य मामलों में हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। ऐसा हस्तक्षेप चाहे प्रत्यक्ष और चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो। तीसरा, इसका उद्देश्य क्या होता है, हस्तक्षेप करने वाले राज्य की इच्छा अनुसार स्थिति को बनाए रखना है। यानी जो हस्तक्षेप कर रहा है वो राज्य ये चाहता है कि मेरी क्या इच्छा है, मैं मेरी इच्छा के अनुसार उस राज्य की स्थिति को बनाए रखूं। वो कहे उसके साथ समझौते करे तो समझौते करे, वो कहे ये करना है तो वो राज्य वही करे। ऐसा चाहता है कौन? हस्तक्षेप करने वाला राज्य। जो हस्तक्षेप कर रहा है वो राज्य जैसा चाहता है वैसा ही अन्य राज्य क्या करे, उसके अनुसार करे। तो ऐसा अगर किया जाता है बलपूर्वक उसकी सम्मति के बिना, तो वो क्या माना जाएगा? वो हस्तक्षेप माना जाएगा। अब देखिए, ये तो इसकी परिभाषा की बात हुई हस्तक्षेप की। हम बात करेंगे इसके प्रकारों की। सामान्यतः अपन ने हस्तक्षेप का मतलब समझ लिया भी किसी दूसरे के राज्य के कार्यों में, चाहे वो आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, उसमें क्या करना, इंटरफेयर किया जाता है, हस्तक्षेप किया जाता है, दखल दिया जाता है। ऐसा बलात् जबरदस्ती हो सकता है, ऐसा अधिनायकवादी सोच के साथ किया जा सकता है। यानी जो हस्तक्षेप करने वाला राज्य है वो चाहता है कि मैं जैसा चाहूं वैसा वहां करूं। तो इस ऐसा अगर किया जाता है तो उसको अंतरराष्ट्रीय विधि में क्या माना जाता है? हस्तक्षेप माना जाता है। इसकी परिभाषा के साथ साथ अब देखेंगे हस्तक्षेप के प्रकार, काइंड ऑफ इंटरवेंशन, हस्तक्षेप के प्रकार। हस्तक्षेप कितने प्रकार का होता है? अलग अलग विधि शास्त्रियों ने इसके अलग अलग प्रकार बताए हैं। यानी जो भी जूरिस्ट आया उसने अपने अकॉर्डिंग हस्तक्षेप के प्रकार बताए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्विंसी राइट का। क्विंसी राइट क्या कहता है? हस्तक्षेप के प्रकार बताता है। कितने प्रकार बताता है? क्विंसी राइट ये कहता है कि हस्तक्षेप 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? एक तो होता है सैनिक हस्तक्षेप। एक तो कौन सा होता है? सैनिक हस्तक्षेप। और दूसरा होता है राजनीतिक हस्तक्षेप। कैसा? राजनीतिक हस्तक्षेप। 2 प्रकार के हस्तक्षेप क्विंसी राइट बताता है कि हस्तक्षेप 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा? एक तो सैनिक हस्तक्षेप और दूसरा राजनीतिक हस्तक्षेप। 2 प्रकार के हस्तक्षेप कौन बताता है? क्विंसी राइट बताता है। ओपेनहाइम क्या कहता है? ओपेनहाइम इसके प्रकार बताता है। ओपेनहाइम क्या प्रकार बताता है? ओपेनहाइम ये कहता है कि हस्तक्षेप 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? एक तो अधिकार युक्त हस्तक्षेप। कौन सा? एक तो अधिकार युक्त हस्तक्षेप। अधिकार युक्त हस्तक्षेप। और दूसरा बताया इसने अधिकार के बिना हस्तक्षेप। दूसरा अधिकार के बिना हस्तक्षेप। ओपेनहाइम 2 प्रकार बताता है। एक तो वो हस्तक्षेप बताता है जिसमें उसको अधिकार होता है, यानी अधिकार युक्त हस्तक्षेप किया जाना। यानी एक पिता को अपने
बच्चों के मामलों में दखल देने का अधिकार होता है, वो परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसको ये लगता है कि बच्चा गलत कर रहा है तो वो उसके मामलों में इंटरफेयर करेगा। वैसे ही यहाँ भी एक राज्य को दूसरे राज्य पर अगर अधिकार है, वो अधिकार के साथ क्या करता है, हस्तक्षेप करता है, तो उसको अधिकार युक्त हस्तक्षेप कहेंगे। और दूसरा अधिकार के बिना हस्तक्षेप करता है, जहां उसको अधिकार नहीं है दखलंदाजी करने का, फिर भी क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है, तो दूसरा है अधिकार के बिना हस्तक्षेप करना। किसके अनुसार, ओपेनहाइम के अनुसार। तीसरा स्टार्क ये कहता है, स्टार्क के अनुसार हस्तक्षेप के प्रकार क्या है, तो स्टार्क 4 प्रकार के हस्तक्षेप बताता है। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कौन कौन से बताता है, ये 4 प्रकारों में ये कहता है कि पहला प्रकार है राजनीतिक हस्तक्षेप। कौन सा, राजनीतिक हस्तक्षेप, राजनीतिक हस्तक्षेप। दूसरा कौन सा होगा, दूसरा होगा आंतरिक हस्तक्षेप। कौन सा, आंतरिक हस्तक्षेप, आंतरिक हस्तक्षेप। और तीसरा प्रकार कौन सा होगा, बाह्य हस्तक्षेप। जब आंतरिक भी होगा तो बाह्य भी होगा, बाह्य हस्तक्षेप। और चौथा जो प्रकार है वो है दंडात्मक हस्तक्षेप। कैसा हस्तक्षेप, दंडात्मक हस्तक्षेप। स्टार्क ये 4 प्रकार बताता है हस्तक्षेप के। पहला राजनीतिक हस्तक्षेप, दूसरा आंतरिक हस्तक्षेप, तीसरा बाह्य हस्तक्षेप और चौथा है दंडात्मक हस्तक्षेप। ये 4 प्रकार स्टार्क बताता है। इसके अलावा कुछ अन्य विधि शास्त्री भी हुए हैं जिन्होंने भी क्या बताए हैं, इसके प्रकार बताए हैं। कुछ अन्य विधि शास्त्रियों ने वो क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि सैनिक हस्तक्षेप होता है, सैनिक हस्तक्षेप। कुल मिला के इनका ही निष्कर्ष निकलेगा, सैनिक हस्तक्षेप। ये अन्य विधि शास्त्री वो कहते हैं कि सैनिक हस्तक्षेप होता है, ध्वंसात्मक हस्तक्षेप होता है। कौन सा, ध्वंसात्मक हस्तक्षेप। तीसरा आर्थिक हस्तक्षेप, आर्थिक हस्तक्षेप। और चौथा होता है राजनयिक हस्तक्षेप। कौन सा हस्तक्षेप, राजनयिक हस्तक्षेप। ये अन्य विधि शास्त्री बताते हैं कि सैनिक हस्तक्षेप भी होता है, ध्वंसात्मक हस्तक्षेप भी होता है, आर्थिक हस्तक्षेप भी होता है और राजनयिक हस्तक्षेप भी होता है। तो सैनिक हस्तक्षेप कौन सा होता है, जो सशस्त्र बलों के द्वारा किया जाता है। कौन से, सशस्त्र बलों के द्वारा। जो सशस्त्र बलों के द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है उसको सैनिक हस्तक्षेप कहते हैं। जैसे सेना के साथ अभी उसने जो किया था, किसने किसने किया था, रूस ने किया था ना, तो वो हस्तक्षेप जो किया गया था सेना, यानी यहाँ सेना को साथ लेके सेना के द्वारा इंटरफेयर करवाया जाता है, उसको कहते हैं सैनिक हस्तक्षेप। जो सशस्त्र बलों के साथ किया जाता है, फोर्स के साथ किया जाता है, शस्त्रों का उसमें यूज किया जाता है। ध्वंसात्मक हस्तक्षेप कौन सा होता है, इसमें अपना उल्लू सीधा करना। जैसे कहते हैं एक राज्य अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी दूसरे राज्य में क्या करता है, विद्रोह या संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार से कार्य करता है कि उस राज्य में क्या हो जाए, विद्रोह या संघर्ष की स्थिति को पैदा करके ऐसा किया जाता है, वो उकसाएगा वहां पर जाके, वहां पर उकसा करके वहां विद्रोह करवा देगा या कोई संघर्ष की स्थिति बना देगा। तो ऐसा अगर किया जाता है तो ध्वंसात्मक हस्तक्षेप कहलाता है। आर्थिक हस्तक्षेप कैसे होगा, आर्थिक हस्तक्षेप व्यापार आदि में कोई रुकावट डाल दी जाती है। यानी वो देश जो किसी के साथ उसके व्यापारिक संबंध है और कोई अन्य राज्य ये चाहता है कि उसके साथ उसके व्यापारिक संबंध खराब हो, तो वो क्या करेगा, वो उसके व्यापारिक संबंधों को करने में रुकावट डालेगा और ऐसे रुकावट डाल के क्या करेगा, आर्थिक हस्तक्षेप करेगा। यानी अमेरिका ये कह दे कि भारत को कि आपको उसके साथ, रूस के साथ ये मित्रता नहीं रखनी, रूस के साथ ये संधि नहीं करनी, रूस से ये व्यापार नहीं करना, चाइना के साथ आपको व्यापार नहीं करना, यानी ऐसी रुकावटें डालेगा जिससे इन दोनों के बीच में संबंध खराब हो। अगर ऐसी रुकावटें आर्थिक रूप से, व्यापारिक दृष्टि से डाली जाती है तो ऐसे हस्तक्षेप को क्या कहा जाता है, आर्थिक हस्तक्षेप कहा जाता है। राजनयिक जो हस्तक्षेप है वो धमकी युक्त या सूचना आदि के द्वारा किया जाता है।
राजनयिक हस्तक्षेप पहले उसको धमकी देंगे कि हम ये करेंगे, हम आपको सूचना देते हैं कि हम फला दिन ये करेंगे, तो ऐसे जो हस्तक्षेप किए जाते हैं राजनयिक रूप से, तो वो हस्तक्षेप क्या कहलाते हैं? राजनयिक हस्तक्षेप कहलाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखेंगे कि ये जो हस्तक्षेप है क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या आधार होते हैं जिनकी वजह से इंटरफेयर किया जाता है, इंटरवेंशन किया जाता है। तो हस्तक्षेप के प्रकारों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है आपको, यहाँ तक क्लियर है? फटाफट आप रिप्लाई कर दें ताकि मुझे भी ये पता लग जाए। हाँ, चलिए, हस्तक्षेप के विभिन्न आधार कौन से हैं, हम आधारों की बात करेंगे। हस्तक्षेप के आधार, कौन कौन से ग्राउंड्स हैं हस्तक्षेप के आधार? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी राज्य के मामले में किन परिस्थितियों में हस्तक्षेप किया जा सकता है। भाई हस्तक्षेप के आधार बताए हैं ना, इसका मतलब हस्तक्षेप किया जा सकता है। तो किया जा सकता है तो वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें कोई राज्य किसी अन्य राज्य के मामलों में, चाहे वो आंतरिक हो चाहे वो बाह्य हो, उसके मामलों में क्या किया जाता है? हस्तक्षेप किया जाता है। तो ऐसे कौन कौन से ग्राउंड्स है उसकी अपन चर्चा करेंगे। यूएनओ का जो चार्टर है, संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है, उस संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कुछ आधार बताए गए हैं जो वैध आधार हैं। जो क्या है? वैध आधार हैं, यानी उन आधारों पर किसी राज्य के मामलों में इंटरफेयर किया जा सकता है, हस्तक्षेप किया जा सकता है। तो संयुक्त चार्टर क्या करता है? इसको वैधता प्रदान करता है। किसको? हस्तक्षेप को। वो कहता है कि अगर इन आधारों में, जो इस यूएनओ के चार्टर में जो बताए गए हैं, उन आधारों में अगर किसी प्रकार से, उन आधारों पर आधारित अगर किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाता है किसी राज्य में, तो वो हस्तक्षेप क्या माना जाएगा? लीगल माना जाएगा, वैध माना जाएगा। तो वैध जो आधार हैं हस्तक्षेप के, वो यहाँ बताए गए हैं। कौन कौन से आधार हैं? अब तक हमने हस्तक्षेप के मुख्यतः निम्न आधार माने जाते रहे हैं ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार। कौन कौन से आधार है? नंबर 1, आत्मरक्षा तथा आत्म संरक्षण के आधार पर। इसके आत्मरक्षा तथा आत्म संरक्षण के आधार पर क्या किया जा सकता है? हस्तक्षेप किया जा सकता है। आत्मरक्षा तथा आत्म संरक्षण के आधार पर हस्तक्षेप किया जा सकता है। मानवता के आधार पर हस्तक्षेप किया जा सकता है। किसके आधार पर? मानवता के आधार पर। यानी ये वैध है, ये वैध है। ये जो आधार बताए गए, ये लीगल ग्राउंड्स बताए गए हैं, यानी इनके आधार पर तो किया जा सकता है। सामान्यतः कोई राज्य किसी अन्य राज्य के मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन अगर ये जो ग्राउंड्स दिए गए हैं ये वैध ग्राउंड्स है, इनके आधार पर किसी के मामलों में हस्तक्षेप किया जा सकता है। तो यहाँ पहला है आत्मरक्षा तथा आत्म संरक्षण के आधार पर किसी राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करना। दूसरा, मानवता के आधार पर किसी राज्य के मामलों में हस्तक्षेप किया जा सकता है। तीसरा, संधि अधिकारों को लागू करने के लिए, जो संधि अगर कोई की गई है तो उस संधि के अधिकार हैं, उन अधिकारों को लागू करने के लिए क्या किया जा सकता है? इंटरफेयर किया जा सकता है। और चौथा क्या है? चौथा है कि अवैध हस्तक्षेप को रोकने के लिए भी क्या किया जा सकता है? हस्तक्षेप किया जा सकता है। अवैध हस्तक्षेप को रोकने के लिए, अवैध हस्तक्षेप को रोकने के लिए भी क्या किया जा सकता है? इंटरफेयर किया जा सकता है। कोई दूसरा राज्य है, किसी दूसरे राज्य के मामलों में इंटरफेयर कर रहा है और अवैध तरीके से कर रहा है, तो कोई ऐसा राष्ट्र उसको रोकने के लिए क्या कर सकता है? इंटरफेयर कर सकता है। जैसे अमेरिका बीच में आ जाता है, कभी कोई आ जाता है ना, तो वो अवैध हस्तक्षेप को रोकने के लिए ऐसा हस्तक्षेप किया जा सकता है। शक्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए भी क्या किया जा सकता है? ऐसा हस्तक्षेप किया जा सकता है। तो शक्ति का संतुलन, शक्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए ऐसा हस्तक्षेप किया जा सकता है। अमेरिका इधर पावर ले रहा है, इधर रूस कह रहा है, इधर चाइना कह रहा है कि हम आ सकती है, हम ये करेंगे वो करेंगे,
तो ऐसे में फिर अमेरिका बीच में आके कहता है कि आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं, आप शांत बैठ जाइए, बिना वजह के नहीं करते इसे, यानी इंटरफेयर करना। जब दो भाई लड़ाई झगड़ा करेंगे तो पिता बीच में आएगा ना, आके कहेगा क्यों लड़ रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, तुम्हारा काम करने का समय, तुम्हारा पैसा कमाने का समय, और तुम यहाँ लड़ाई झगड़े में समय बर्बाद कर रहे हो। ऐसे ही जब दो राज्य आकर के शक्ति का बैलेंस खराब करते हैं, संतुलन खराब करते हैं, अपने अपने जो रोप जमाना चाहते हैं, तो ऐसे में तीसरा राज्य आके उनको शांत करता है, हस्तक्षेप करता है। तो शक्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए क्या किया जा सकता है, हस्तक्षेप किया जा सकता है। अब हर दिन आए दिन पाकिस्तान या कोई और कह देता है कि हमारे पास परमाणु शक्ति है, हम परमाणु बम का विस्फोट कर देंगे, हम 2 मिनट में उस देश को उड़ा देंगे, ऐसा कहते रहते हैं ना। कोई भी राष्ट्र दूसरे को धमकी देता है, तब फिर महाशक्तियां आके कहती है कि आप ऐसा मत करो, आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। वो शक्ति को बैलेंस करती है, संतुलन बनाए रखने का काम करने के लिए हस्तक्षेप कर सकते हैं। इसके साथ साथ व्यक्तियों तथा उनकी संपत्ति के संरक्षण के लिए अगर कोई व्यक्ति या कोई संपत्ति है तो उनके संरक्षण के लिए भी क्या किया जा सकता है, हस्तक्षेप किया जा सकता है। व्यक्तियों या संपत्ति के संरक्षण के लिए एक राज्य के व्यक्ति को कोई खतरा है, दूसरा राज्य हस्तक्षेप करके क्या कर सकता है, उनकी संपत्ति को, उसके व्यक्ति को प्रोटेक्ट कर सकता है। एक राज्य की संपत्ति को कोई खतरा है तो दूसरा राज्य आके उसमें इंटरफेयर करके उसकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए इंटरफेयर कर सकता है। इसके साथ साथ और आगे क्या है, सामूहिक हस्तक्षेप, यानी सामूहिक रूप से भी हस्तक्षेप किया जा सकता है। कई बार कई देश मिलकर के एक साथ ही क्या कर देते हैं, इंटरफेयर करते हैं। सारे देश ये कहते हैं कि नहीं नहीं आपको ऐसे नहीं करना, तो सामूहिक हस्तक्षेप क्या किया जा सकता है, किया जा सकता है। ये वैध आधार है सामूहिक हस्तक्षेप, सामूहिक हस्तक्षेप। इसके साथ साथ अंतरराष्ट्रीय विधि की रक्षा के लिए, इसके साथ साथ किस लिए किया जा सकता है, अंतरराष्ट्रीय विधि की रक्षा के लिए भी क्या किया जा सकता है, हस्तक्षेप किया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय विधि की रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया जा सकता है। और इसके साथ साथ गृह युद्ध के समय भी क्या किया जा सकता है, हस्तक्षेप किया जा सकता है। गृह युद्ध के समय अगर मान लो किसी राज्य में गृह युद्ध छिड़ गया तो वहां दूसरे राज्य आकर के क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे, उसको ठीक करने का काम करेंगे। तो गृह युद्ध के समय भी क्या किया जा सकता है, हस्तक्षेप किया जा सकता है। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, ये जो आधार बताए गए हैं ये संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में मान्य नहीं किए जाते, लेकिन इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो आधार संख्या जो मैंने बताया 3, 4, 5, 6 और 8, यानी एक तो ये और एक ये 3, 4, 5, 6 और 8, ये जो आधार हैं, ये जो आधार हैं इनको संयुक्त राष्ट्र चार्टर में कोई स्थान नहीं दिया गया है। मानवता के आधार पर भी हस्तक्षेप को उचित नहीं माना गया है। इन सब के बावजूद आज हस्तक्षेप के निम्न आधार प्रचलित एवं मान्य है, इनको भी क्या किया गया, मान्य किया गया है। आत्मरक्षा संरक्षण के आधार पर हस्तक्षेप किया जा सकता है। हालांकि यूएन के चार्टर में इसको वैधता नहीं दी गई, लेकिन मानवता के आधार पर इनको लागू किया जाता है। मानवता के आधार पर हस्तक्षेप किया जा सकता है, सामूहिक हस्तक्षेप किया जा सकता है, गृह युद्ध की दशा में हस्तक्षेप किया जा सकता है। तो आत्मरक्षा के आधार पर जो हस्तक्षेप है, आत्म संरक्षण के लिए जो हस्तक्षेप की बात कही गई है, उसका मतलब ये है कि ये परंपरागत आधार है। ये कौन सा आधार है, ये परंपरागत आधार है। कालांतर में ये आधार केवल आत्मरक्षा के लिए रह गया, यानी वर्तमान समय में अगर बात कहें तो आत्मरक्षा के लिए ये अधिकार रह गया है। अब आत्मरक्षा के आधार पर क्या किया जा सकता है, हस्तक्षेप किया जा सकता है। आत्म संरक्षण के पहले आक्रमण की तैयारी की आशंका अथवा वैध अन्य वैध आधार पर हस्तक्षेप किया जा सकता था, लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र के चार्टर जो अनुच्छेद है 51 वो कहता है कि इस अधिकार को परिभाषित कर दिया गया है। आत्मरक्षा के लिए किसी भी राज्य द्वारा दूसरे राज्य के आंतरिक या बाह्य मामलों में हस्तक्षेप किया जा सकता है। आत्मरक्षा के आधार पर किसी राज्य के आंतरिक और बाह्य मामलों में हस्तक्षेप किया जा सकता है। ओपेनहाइम ने भी कहा था कि आत्मरक्षा के लिए हस्तक्षेप की शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब ऐसा किया जाना आत्म संरक्षण के लिए आवश्यक हो, यानी जब अपने आप को बचाना ही जरूरी हो जाता है तब आत्मरक्षा के लिए ऐसा इंटरफेयर किया जा सकता है, आत्मरक्षा के लिए संरक्षण किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर 51 ये कहता है कि आत्मरक्षा के लिए हस्तक्षेप का अधिकार उपलब्ध है। इसके अनुसार राज्य को व्यक्तिगत और सामूहिक सुरक्षा का अधिकार है। किसी राज्य को व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से सुरक्षा का अधिकार दिया गया है।
लेकिन यह अधिकार केवल तभी उपलब्ध होगा जब किसी राज्य पर कोई आक्रमण हुआ हो। भाई आत्म सुरक्षा के आधार पर हम किसी का हस्तक्षेप करना चाहते हैं तो पहले उस पर किसी राज्य के द्वारा आक्रमण किया गया होना चाहिए। अगर किसी राज्य पर आक्रमण हुआ हो या सुरक्षा परिषद द्वारा अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता है, तब कोई क्या करेगा, आत्म संरक्षण के लिए उस राज्य में हस्तक्षेप करेगा। भाई पहला काम तो किसी के कोई राज्य के द्वारा किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण किया गया होना चाहिए। दूसरा, फिर सुरक्षा परिषद का काम है कि उनकी शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम करना, लेकिन सुरक्षा परिषद ने किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया, तब कोई दूसरा राज्य ऐसे आत्मरक्षा और आत्म संरक्षण के लिए उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र जो का चार्टर है 51, उसमें कुछ शर्तें बताई गई है। जो पहला कि ऐसा आक्रमण सशस्त्र होना चाहिए, जहां आत्मरक्षा आत्म संरक्षण के आधार पर इंटरफेयर करेंगे तो उसके लिए 51 में कुछ कंडीशंस बताई गई है कि ऐसा जो आक्रमण किया जाता है वो कैसा होना चाहिए, सशस्त्र होना चाहिए, सुरक्षा परिषद के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। यानी आक्रमण तो कर दिया किसी ने, सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी थी कि वो सुरक्षा का काम करती, लेकिन उसने कोई कदम नहीं उठाया। हस्तक्षेप की सूचना सुरक्षा परिषद को दे दी गई हो, जो हस्तक्षेप किया गया था, किसी के द्वारा आक्रमण किया गया था, उसकी सूचना कहाँ दे दी गई है, सुरक्षा परिषद को दे दी गई हो कि अब हम क्या करेंगे, हम इंटरफेयर करेंगे, हम उनके संरक्षण करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, इसकी सूचना सुरक्षा परिषद को दे दी गई हो। सुरक्षा परिषद द्वारा इसका पुनः निरीक्षण किया जा सकता है, इसके बाद चाहे तो सुरक्षा परिषद आके उसकी जांच कर सकती है। इस अधिकार के प्रयोग से सुरक्षा परिषद की अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। यानी आत्म रक्षा का अधिकार, आत्म संरक्षण के अधिकार के तहत हस्तक्षेप किया जाता है तो वो कर सकता है, लेकिन सुरक्षा परिषद अगर कोई कदम उठाना चाहे तो उसको वो प्रभावित नहीं किया जाएगा। सुरक्षा परिषद क्या करेगी, वो बाद में भी कार्रवाई कर सकती है। यह अधिकार केवल संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों को ही उपलब्ध है। ऐसा जो अधिकार है आत्म सुरक्षा तथा आत्म संरक्षण के आधार पर हस्तक्षेप करने का, ये केवल संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य राष्ट्र हैं उन्हीं को ही ये अधिकार है, सभी को ये अधिकार नहीं है। दूसरा है मानवता के आधार पर हस्तक्षेप किया जाना। जब ह्यूमन राइट की बात करें, वर्तमान में देखा जाए तो ह्यूमन राइट अपने आप में एक नया कंसेप्ट उभर कर आया है। ये एक महत्वपूर्ण अधिकार, मानव अधिकार माना जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जो गरिमा है उसके साथ जीने का अधिकार इस मानवाधिकारों ने दिया है। राज्य उसे इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकता, कोई भी राज्य है उसके इस अधिकार से उसे वंचित नहीं कर सकता कि वो गरिमा के साथ न जिए, उसके साथ शोषण हो रहा है, उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, ऐसा नहीं। तो उसके शोषण को रोकने के लिए यदि राज्य अपने नागरिकों के साथ कोई निर्दयतापूर्ण व्यवहार करता है, कोई क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता है या ऐसा आचरण किया जाता है तो ये मानव अधिकारों की अंतरराष्ट्रीय विधि का उल्लंघन माना जाता है और इस आधार पर उस राज्य में क्या किया जा सकता है, हस्तक्षेप किया जा सकता है और नागरिकों के शोषण को उनकी सुरक्षा की जा सकती है। नागरिकों के जो अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो मानवता के आधार पर क्या किया जा सकता है, हस्तक्षेप किया जा सकता है। तीसरा हमने बताया सामूहिक हस्तक्षेप की बात की थी, हमने 7वां टॉपिक लिखा था सामूहिक हस्तक्षेप। आधुनिक समय का ये एक वैध एवं न्यायोचित आधार है। वर्तमान समय की हम बात करें तो ये वास्तव में देखा जाए तो एक न्यायोचित भी है और वैध आधार भी माना जाता है। कैसे? सामूहिक हस्तक्षेप में कहा गया है कि ये आधुनिक समय का एक वैध एवं न्यायोचित क्या है, हस्तक्षेप का आधार है। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर है, उसका अध्याय 7, उसमें भी सुरक्षा परिषद को ये पावर दी गई है कि वो सामूहिक हस्तक्षेप की कार्रवाई कर सकती है। सामूहिक हस्तक्षेप की कार्रवाई करने का उसे प्राधिकार प्रदान किया गया है चैप्टर 7 में। इस अधिकार के अंतर्गत क्या किया जाता है, विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने का काम किया जाता है। अगर किसी राष्ट्र पर आक्रमण हुआ तो उसके निवारण के लिए काम किया जाता है। ऐसी कार्रवाई करने के लिए क्या जरूरी है, कुछ शर्तों का होना जरूरी है। जहां सामूहिक हस्तक्षेप किया जाएगा तो वहां कुछ कंडीशंस बताई गई है, उन कंडीशंस को पूरा कर देगा तभी ऐसा हस्तक्षेप किया जा सकता है। यानी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा हो या खतरे की आशंका हो। अगर सामूहिक हस्तक्षेप कब किया जाएगा, जब उनको ये लगे कि ऐसे ऐसे आक्रमण से सामूहिक विश्व की या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो विश्व की शांति और सुरक्षा को अगर खतरा हो जाता है तो वह सामूहिक हस्तक्षेप किया जा सकता है। जहां अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा हो या खतरे की आशंका हो जाती है तो ऐसे आधार पर क्या किया जा सकता है, सामूहिक हस्तक्षेप किया जा सकता है। या दूसरा, संबंधित राज्य द्वारा आक्रमण कर दिया गया है,
जो राज्य ऐसी शांति सुरक्षा को खतरा पैदा करना चाहता है उसके द्वारा क्या कर दिया, संबंधित राज्य पर आक्रमण कर दिया गया है, तो ऐसे में सामरिक हस्तक्षेप किया जा सकता है। जैसे आपने अभी जो आक्रमण हुआ था उस पर देखा होगा कि कई राष्ट्रों ने बीच में आके क्या क्या इंटरफेयर किया कि हम इसके साथ हैं, हम इसके साथ हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये आक्रमण के समय किया जाता है जहां ये लगने लग जाए कि अगर इसको नहीं रोका गया तो पूरे विश्व की जो शांति सुरक्षा वो खतरे में पड़ जाएगी या उसको खतरा होने की आशंका है, तब ऐसा इंटरफेयर किया जा सकता है। इसका प्रयोग तभी किया जाएगा जब ऐसा किया जाना आवश्यक हो, यानी बिना शक्ति के समस्या का समाधान संभव नहीं होता, तब सामूहिक रूप से हस्तक्षेप किया जाता है। अगर सामान्यतः समाधान होने की संभावना तब तक नहीं किया जाएगा जब ये लगे कि अब अगर इस पावर का यूज नहीं किया गया तो फिर शांति सुरक्षा खतरे में आ जाएगी, तब क्या किया जाएगा, सामूहिक रूप से हस्तक्षेप किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रयोग, इसका प्रयोग है 1950 में कोरिया में और 1961 में कांगो में और 1991 में इराक में किया गया था, जहां सामूहिक हस्तक्षेप किया गया था। फिर है गृह युद्ध की दशा में हस्तक्षेप। ये जो टॉपिक मैंने लिखा है, गृह युद्ध की दशा में हस्तक्षेप। गृह युद्ध जहां हो जाता है किसी राज्य में, जो उसके दौरान क्या किया जाता है, हस्तक्षेप किया जाता है। तो गृह युद्ध की दशा में हस्तक्षेप जो किया जाएगा ये वैध एवं न्यायोचित आधार माना जाता है इसको, क्योंकि अगर किसी राज्य में कोई गृह युद्ध छिड़ गया है तो उसको शांत करने के लिए भी हस्तक्षेप किया जाना जरूरी होता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इनसे प्रभावित होता है। अगर एक राज्य में गृह युद्ध होगा तो उसका प्रभाव पड़ोसी राष्ट्रों पर भी पड़ेगा, तो पड़ोसी राष्ट्रों पर पड़ेगा तो फिर उसका प्रभाव धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ेगा। तो ऐसे गृह युद्ध को फिर उसी समय निराकरण उसका किया जाना चाहिए, तब हस्तक्षेप किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति भंग होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती है, क्योंकि एक राज्य में गृह युद्ध, मान लो पाकिस्तान में कोई गृह युद्ध छिड़ जाता है तो भारत भी प्रभावित होता है, चाइना भी प्रभावित होता है, और भी राष्ट्र उससे जो कनेक्टेड हैं वो सारे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए, उसमें हस्तक्षेप किया जाए और सामूहिक कार्रवाई करने का निर्णय लिया जाता है। यूएन के चार्टर 7 में बताया गया सामूहिक कार्रवाई करने का निर्णय फिर लिया जाकर के उसमें इंटरफेयर करके उसके गृह युद्ध को शांत किया जाता है। प्रोफेसर जूली स्टोन ये कहती है गृह युद्ध की दशा में हस्तक्षेप का अधिकार केवल संयुक्त राष्ट्र संघ को ही होना चाहिए। जूली स्टोन विधि शास्त्री हुए, उन्होंने ये कहा है कि अगर गृह युद्ध का कोई मामला है तो इसमें केवल यूएन को ही पावर होनी चाहिए कि वो ही उसमें इंटरफेयर करे, कोई दूसरा ना करे। संयुक्त राष्ट्र को इस संबंध में प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। 1961 में कांगो में जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा कार्रवाई की गई थी वो इस गृह युद्ध के समय हस्तक्षेप का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। कार्रवाई गृह युद्ध को शांत करने और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जाता है। ये जो कार्रवाई की जाती है वो उस गृह युद्ध को शांत करने के लिए और उसमें प्रभावी कदम उठाने के लिए किया जाता है, ताकि वहां शांति व्यवस्था कायम रहे, कानून व्यवस्था कायम हो, इसलिए ये हस्तक्षेप किया जाता है। तो हस्तक्षेप की अपन ने परिभाषा देखी, हस्तक्षेप के अपने प्रकार देखे और हस्तक्षेप के कौन कौन से ग्राउंड्स है वो अपन ने देखे। हस्तक्षेप को लेके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम में आते हैं, तो ये क्वेश्चन उन्हीं में से एक है। आपसे हस्तक्षेप के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी अभी ताजा क्या हुआ है, जो युद्ध वगैरह चले हैं, एग्जामिनर उसी अंतरराष्ट्रीय स्तर को देखते हुए कई बार ऐसे क्वेश्चनों को दे देता है। जैसे युद्ध है, अब युद्ध है तो युद्ध जब हुआ है तो ऐसे युद्ध के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। कौन कौन इसमें इंटरफेयर करते हैं, वो इंटरफेयर से रिलेटेड अंतरराष्ट्रीय विधि में क्या प्रावधान है उनको लेके यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अपने को हस्तक्षेप के बारे में ऐसी जानकारी होनी चाहिए कि अगर क्वेश्चन आ जाए, ऐसे क्वेश्चन दो बन के भी आ सकते हैं, ए और बी, एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट देके भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अपने को हर स्थिति में तैयार रहना है। अपन इंटरनेशनल लॉ के 3 एक क्वेश्चन और हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो क्वेश्चन करके अपन इसका समापन करेंगे, क्योंकि अभी तक अपने 3-4 क्वेश्चन हो चुके हैं। 3-4 अगर और कर लेते हैं तो अपना जो पेपर में जितने आने चाहिए वो अपने को मिल जाएंगे। ठीक है, आज में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो आप। और जो मैंने एक काम आपको कहा था कि आप जो मेरा जो YouTube चैनल है वो आप सबके सहयोग से चल रहा है, सिमर लॉ क्लासेस के नाम से, तो इसको आप सब्सक्राइब भी कर दें। घर में जितने भी मोबाइल है उनसे भी सब्सक्राइब कराएं और आपके दोस्त हैं उनको भी कहें कि सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसका बेनिफिट आपको मिलेगा
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपको इसका फायदा निश्चित रूप से मिलेगा। तो जितने भी वीडियोज हैं उनको भी रिलेटेड है, उनको उन्हीं के साथ शेयर करें ताकि उनको फायदा हो सके। ठीक है, कोई डाउट कोई शंका है तो आप पूछ सकते हैं।